क्या लिज ट्रस की बेआबरू विदाई से ब्रिटेन में राजनीतिक तूफान थम जाएगा? ब्रिटेन लोकतंत्र की सियासत का सबसे पुराना स्कूल है और वहां राजनीति इतनी जल्दी नहीं ठहरती। इतिहास बड़ा निर्मम है। लिज ट्रस अकेली नहीं है जिनके कारण ब्रिटेन की साख चौपट हो गई। ज्यादा दूर की बात नहीं है जब ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री की वजह से पूरी दुनिया ब्रिटेन पर प्रतिबंध लगाने वाली थी। लिज ट्रस जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना सामान बांध रही थी, उस समय ब्रिटेन अपने कुख्यात प्रधानमंत्री एंथनी ईडन के दागे इतिहास को याद कर रहा था। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। दूसरे विश्व युद्ध का विध्वंस रुक चुका था। घायल दुनिया घिसटते हुए सामान्य होने की कोशिश कर रही थी। युद्ध की छाया से उबरकर ब्रिटेन ने दुनिया में फैली अपनी उपनिवेश संपत्तियों को सहेजना शुरू कर दिया था। इनमें एक थी मशहूर स्वेज नहर, जो इस्मस ऑफ स्वेज के जरिए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और यह दुनिया का व्यस्ततम मानव निर्मित समुद्री मार्ग है। अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाली स्वेज नहर बीते साल खासी सुर्खियों में थी। मार्च 2021 में यहां एक ताइवानी कंटेनर शिप फंस गया था जिसने स्वेज का रास्ता रोक दिया। सैकड़ों जहाज स्वेज के दोनों तरफ फंसे रहे। माल की कमी हो गई। एशिया और यूरोप के बाजारों में कीमतें खौल उठी। 7 दिन बाद जब यह रास्ता साफ हुआ तो जहाजों के भोंपू बजे। स्वेज को इतिहासों की नहर यूं ही नहीं कहते। इजिप्ट के 12वें फराओ सेन्यूसेरेट ने ईसा से करीब 1800 साल पहले यह नहर बनाई थी, या यूं कहें कि स्वेज की बुनियाद रखी थी। इजिप्ट के फराओ पूर्व और पश्चिम को व्यापार के लिए जोड़ना चाहते थे। फराओ की नहर बिटर लेक के जरिए नाइल नदी को रेड सी यानी लाल सागर से जोड़ती थी। इस पुरानी नहर के प्रमाण आज भी स्वेज शहर के पास मौजूद हैं। बाद के दशकों में बालू के जमने से यह नहर बंद हो गई, रास्ता भी रुक गया। ईसा पूर्व 285 में टॉलमी सेकंड ने इस नहर से रेत की साफ कराई और व्यापार मार्ग फिर चल पड़ा। लेकिन सन 400 आते आते बाइजेंटियन शासकों ने स्वेज नहर को फिर भुला दिया। रेत जमी, नहर फिर बंद हो गई। सन 641 में उमर इब्न अल असा ने इस नहर को दोबारा खोला और तब भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई थी। लेकिन इतिहास ने फिर करवट ली। सन 760 में अब्बासीद खलीफा अबू जफर अल मंसूर ने नहर बंद कर दी। इसमें रेत भर दी गई और इसके बाद 1100 सालों तक भूमध्य सागर से लाल सागर के बीच सारा कारोबार जमीनी रास्तों के जरिए हुआ। आज जो स्वेज नहर हमारे सामने है, या जिसके कारण ब्रिटेन में लिज ट्रस जैसा वाकया हुआ था, उसकी दास्तां शुरू होती है फ्रेंच डिप्लोमेट फर्नांड दे लेस्पस से। फर्नांड लेस्पस अलेक्जेंड्रिया में तैनात रहे थे। इजिप्ट में उन्होंने स्वेज नहर को लेकर नेपोलियन के इंजीनियरों की योजना का अध्ययन किया था। वे इस नहर को दोबारा शुरू करना चाहते थे, लेकिन मध्य पूर्व और यूरोप में राजनीतिक उठापटक के कारण उनकी योजना आगे नहीं बढ़ी। नवंबर 1854 में उन्होंने इजिप्ट के वायसराय सईद पाशा को किसी तरह इस नहर की परियोजना पर राजी कर लिया। फर्डिनांड को स्वेज के इस्मस के आर पार खुदाई और 2 समुद्रों को जोड़ने का रास्ता बनाने की छूट मिल गई। 1858 में बनी यूनिवर्सल कंपनी ऑफ मैरीटाइम कैनाल ऑफ स्वेज। इस कंपनी की जिम्मेदारी इस नहर को बनाना और चलाना था। इस कंपनी में इजिप्ट के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और रूस भी हिस्सेदार थे। इतिहास के दस्तावेजों के मुताबिक इन देशों का हिस्सा इजिप्ट ने खरीद लिया था। करीब 10 साल की परियोजना के बाद 18 अगस्त 1869 को भूमध्य सागर और लाल सागर का पानी एक हुआ। इस नहर का उद्घाटन उस वक्त का सबसे शानदार आयोजन था, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस, नीदरलैंड के सम्राट, तमाम राजकुमार, लेखक, नाटककार शामिल हुए। करीब 77 कारोबारी और जंगी जहाजों का एक बेड़ा नहर से गुजरा और यह दुनिया का व्यस्ततम व्यापार मार्ग शुरू हो गया। इतिहास ने 1875 में फिर एक मोड़ लिया, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रेली ने स्वेज कंपनी में एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया।
इसके कुछ ही वर्षों बाद इजिप्ट में बगावत हो गई। इजिप्ट पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। स्वेज कंपनी अब ब्रिटेन की थी। उसने नहर में आवाजाही रोक दी। यूरोप के देशों और ब्रिटेन के बीच लंबी खींचतान के बाद 1882 में कॉन्स्टेंटिनोपल में एक समझौता हुआ, जिस समझौते में फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, इटली, हंगरी, स्पेन, रूस और टर्की शामिल थे। स्वेज नहर को कारोबार के लिए दोबारा खोल दिया गया। अलबत्ता नहर के इर्द गिर्द ब्रिटेन के सैन्य अड्डे हटाए नहीं गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद घटनाओं का पहिया तेजी से घूमने लगा। 1951 तक इजिप्ट ने अपने इलाके में ब्रिटेन के सैन्य अड्डों का विरोध करना शुरू कर दिया था। ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों के खिलाफ इजिप्ट में आंदोलन और हिंसा शुरू हो गई, जिसमें इजिप्ट पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी। जनवरी 1952 में ब्रिटिश फौजों ने इस्माइलिया में इजिप्ट पुलिस की बैरक पर धावा बोल दिया। बढ़ते तनाव के बीच जुलाई 1952 में इजिप्ट के सुल्तान फारूक के खिलाफ बगावत हो गई। रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल ने सत्ता संभाल ली। यह पार्टी स्वेज नहर पर ब्रिटिश नियंत्रण के खिलाफ थी। इजिप्ट में माहौल बदला तो 1956 तक ब्रिटेन ने भी वहां से सैन्य वापसी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बीच इजिप्ट क्रांति की चौथी बरसी पर जुलाई 1956 में राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्वेज को संभालने वाली ब्रिटिश फ्रेंच कंपनी पर इजिप्ट का अधिकार हो गया था। सर रॉबर्ट एंथनी ईडन उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। वह विंस्टन चर्चिल के उत्तराधिकारी थे। 1955 में उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। स्वेज कंपनी पर इजिप्ट के अधिग्रहण को उन्होंने ब्रिटेन के आर्थिक हितों के खिलाफ साजिश माना। उन्हें खतरा था कि अरब देश मिलकर यूरोप को तेल की आपूर्ति रोक देंगे। दुनिया को लगभग चौंकाते हुए ईडन ने इजिप्ट के खिलाफ ऑपरेशन मस्कीटियर्स का ऐलान कर दिया। नवंबर 1956 में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने एक साथ इजिप्ट पर हमला कर दिया। ब्रिटिश और फ्रेंच एयरफोर्स ने पोर्ट सईद पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन के पैराट्रूपर्स ने स्वेज के आसपास बड़ा मोर्चा बांध दिया। उधर इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा जमा लिया। दुनिया दहल उठी। पूरी दुनिया में ब्रिटेन की बड़ी छीछालेदर हुई। सोवियत संघ और कॉमनवेल्थ देश भी ब्रिटेन के खिलाफ हो गए। सबने इसे नए उपनिवेशवाद की शुरुआत माना। ब्रिटेन को खूब खरी खोटी सुनाई गई। प्रधानमंत्री ईडन के दुस्साहस से ब्रिटेन की वह बुरी गत बनी कि औरों की कौन कहे, पुराना मित्र अमेरिका भी ब्रिटेन पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी देने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो ब्रिटेन पर आर्थिक प्रतिबंधों का मसौदा तक बना लिया। इसके बाद बाजारों में कोहराम मच गया। ब्रिटिश पाउंड बुरी तरह टूटा। विदेशी मुद्रा भंडार घटने लगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रिटेन की सहायता करने से रोक दिया। अंततः 7 नवंबर 1956 को प्रधानमंत्री एंथनी ईडन ने घुटने टेक दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की दखल से एक शांति समझौता लागू हुआ। बताते हैं कि प्रधानमंत्री ईडन ने संसद से झूठ बोला। इजिप्ट पर हमले से जुड़े दस्तावेज नष्ट कर दिए गए। अंततः 9 जनवरी 1957 को एंथनी ईडन ने इस्तीफा दे दिया। एंथनी ईडन इतिहास की गर्द में खो गए। लेकिन तब तक महाशक्ति के तौर पर ब्रिटेन का आभा मंडल खत्म हो चुका था। ब्रिटेन में कहा जा रहा है कि लिज ट्रस ने एंथनी ईडन वाला इतिहास दोहराया है। क्या उनके फैसलों से एक आर्थिक ताकत के तौर पर ब्रिटेन की छवि ध्वस्त हो गई है? ऋषि सुनक ब्रिटेन की आर्थिक छवि में आई खरोंचें दूर कर पाएंगे या सिर्फ चुनाव टालने के लिए उन्हें कुर्बानी की टोपी पहना दी गई है? सवाल बहुतेरे हैं। इतिहास की प्रतीक्षा कीजिए और देखते रहिए किस्सों के सिक्के।